हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है, क्योंकि एंटायर अर्थ पर अगर हम बात करें जितने भी अभी हम क्रीचर्स को या फिर लिविंग बीइंग को जानते हैं, उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स जो मशीन मानी जाती है वो ह्यूमन ब्रेन को ही माना जाता है। ठीक है, सो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बहुत सारे प्रोसेसेस को करता है एंड टू सस्टेन लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन जो होता है कंपोज ऑफ 73%, इसके अंदर आपको वाटर मिल जाएगा, बट ये हमारी ह्यूमन बॉडी का 2% ऑफ द वेट एक तरह से इसके ब्रेन के अंदर होता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली फिर भी ऑल्दो वेट सिर्फ 2% है, लेकिन फिर भी जितनी भी हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उसमें एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, उसमें 20% अकेला ब्रेन ही यूज उसको कर लेता है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियन आपके इसके अंदर न्यूरॉन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एंड बहुत सारे इसके अंदर 100 ट्रिलियन के आसपास आपको यहाँ पे कनेक्शन मिल जाएंगे ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले हमें देखना है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका सिंपैथेटिक और दूसरा आपका पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसे अराउजिंग बोला जाता है और पैरासिम्पैथेटिक उसको कामिंग बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम हो जाएगा और दूसरा आपका मोटर नर्वस सिस्टम हो जाएगा। जो ठीक है, तो अब इसको हम देख लेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसमें टू पार्ट्स आ जाते हैं, ब्रेन एंड अलोंग विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें आपका ब्रेन आ जाएगा और आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये बोथ जो होते हैं ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये एंटायर पूरा आ जाता है। ठीक है, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, और सोमैटिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्रेनियल नर्व्स होता है और दूसरा आपका स्पाइनल नर्व्स होता है। ठीक है, क्रेनियल जब वर्ड आता है तो वो स्कल ब्रेन से रिलेटेड होगा। ठीक है, ब्रेन का जो बाहर का स्कल होता है उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे अराउजिंग और इसे कामिंग में बोला जाता है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम को। तो मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें तो अगर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू मूव सर्टेन बॉडी पार्ट, अपनी बॉडी सर्टेन बॉडी पार्ट्स को अगर मूव करने की बात होती है तो हम उसे मूवमेंट कहते हैं। लेकिन जब वो एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। अब स्टिमुली क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज जो आपके बॉडी को एक तरह से अराउज कर सके और आप उसके बॉडी मतलब आपकी जो बॉडी है उसके लिए आपको रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके। जैसे स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज गन टच कर लिया तो उस केस में आपके जो स्किन पे रिसेप्टर्स होंगे जिन्हें हम थिग्मो रिसेप्टर कहते हैं, वो उस केस में वर्क करेंगे, तो वो उस चीज को मतलब एक तरह से उनको अराउज हो जाएंगे वहाँ पे, और एंड देन मतलब उनको सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे एंड देन फिर हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करेगी और हमारा हाथ वहाँ से हटा देगी। ठीक है, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगर हम बात करें, सो ऑर्गेनिज्म मूव इन रिस्पॉन्स टू द वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुली बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, और उनके रिस्पॉन्स में जो ह्यूमन होता है वो लोकोमोशन को शो करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मूवमेंट को शो कर सकता है। ठीक है, सो लाइट के केस में, हीट के केस में, न्यूट्रिएंट्स के केस में भी ये चीजें होती हैं। ऑल एक्टिविटीज इन द एनिमल आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो आपने बात कर लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसके भी फर्दर हम डिवीजन देख चुके हैं अभी थोड़ा सा ऊपर, और हम फर्दर आगे नीचे भी देखेंगे। अब यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या हो जाता है, ये ग्लैंड से रिलेटेड होता है। जैसे आपका पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज आपका दो एक तरह से हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, तो ऐसे ही है ना, जो हॉर्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं उनको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, सो हॉर्मोन्स एक्चुअली क्या है, वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारी बॉडी को, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको असिस्ट करते हैं टू कैरी आउट सर्टेन फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के, उसको करने के लिए वो हमारी बॉडी को असिस्ट करते हैं। जैसे
हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट रखने के लिए या एक्टिव करने के लिए या अच्छे से मेटाबॉलिज्म हमारा हो सके, इसके लिए क्या होता है, हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन नाम का जो एक हार्मोन है उसको रिलीज करता है, ठीक है। तो सीक्रेट करना बेसिकली रिलीज करना होता है, ठीक है। सो हार्मोन्स इन द प्लांट एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ठीक है। तो प्लांट में भी आपको ऑक्सीजन जैसे एक हार्मोन होता है प्लांट में, ऐसे बहुत सारे और भी आपको हार्मोन यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में हम पहले बात करते हैं न्यूरॉन की। पहले आप न्यूरॉन की एक पिक्चर देख लीजिए, दिस इज न्यूरॉन, ठीक है। सो न्यूरॉन में आपको 3 पार्ट समझने हैं। एक होता है आपका डेंड्राइट्स, जो ये आपको रूट सिस्टम दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे रूट्स की तरह बना हुआ है, ये आपका डेंड्राइट्स कहलाता है। दूसरा होता है आपका सोमा, जिसे साइटोन या सेल बॉडी भी कहते हैं, वो ये वाला पार्ट है। एंड थर्ड पार्ट जो होता है उसे हम एक्सॉन कह सकते हैं, वो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब और इसमें आपको दो या तीन चीजें हम और पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। हमने क्या देखा, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को। तो डेंड्राइट्स होंगे यहाँ से रिसीव करेंगे इम्पल्सेस को, तो ये वाला काम, ठीक है। अच्छा, जो डेंड्राइट इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, यहाँ पर क्या होता है ना, रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। और इस वजह से वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और जो रिसीव करते हैं वो साइनेप्टिक एरिया होता है। जैसे यहाँ पे ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होगा, ठीक है। इस तरीके से उसका कनेक्टेड होगा पूरा, और वो जो न्यूरॉन आपका कनेक्टेड होगा तो वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। तो ये जो एरिया है जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी उसे साइनेप्टिक एरिया या साइनेप्ट कहा जाता है, साइनेप्ट कहा जाता है। और यहाँ पर है ना आपका इन्फॉर्मेशन या जो आपका इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें साइटोन या जो सोमा है या आपकी जो सेल बॉडी है, वो इसको है ना प्रोसेस करने का, ये तो सिर्फ रिसीव कर लेगा, लेकिन इसको प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सोमा करता है। और एक्सॉन क्या करता है, ये इस इंफॉर्मेशन का है ना ट्रांसमिशन करता है टू द अनदर न्यूरॉन, ठीक है। अनदर न्यूरॉन तक कर सकता है या फिर हमारे मसल्स या ग्लैंड तक भी कर सकता है। अब जो हमारा एक्सॉन है, इसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है, लेकिन जब वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है, जैसे ये साइनेप्टिक एरिया है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वैसे ये न्यूरॉन में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, लेकिन यहाँ पर वो केमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होकर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर है ना आपको यहाँ पे एक्सॉन वाले पार्ट पे आपको एक लेयर मिल जाती है, जैसे माइलिन शीथ की वो लेयर बनी होती है। और माइलिन शीथ की जो सेल होती है उसको हम शेषवान सेल बोला जाता है। और जो माइलिन शीथ होता है वो आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोटीन और फैट्स होते हैं, उनसे मिलकर आपका बना होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ आपके न्यूरॉन हो सकते हैं जिसमें आपको माइलिन शीथ मिल जाएगी और कुछ में नहीं भी मिलती है, लेकिन अगर माइलिन शीथ होगी तो ये इंफॉर्मेशन और फास्टली ट्रेवल होती है इन दिस पार्ट ऑफ जो एक्सॉन वाला पार्ट है, उसमें और भी तेजी से इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रेन को पढ़ने वाला है। तो पहले आप ब्रेन की एक इमेज देख लीजिए, एक ये वाली इंसर्ट की है मैंने और दूसरी ये वाली इंसर्ट की है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो हो गया उसमें आपका सेरेब्रम हो गया और आपका ये ठीक है, सेरेब्रम हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको थैलेमस मिल जाएगा और हाइपोथैलेमस, ये आपके पार्ट हो जाएंगे। तो आपका सेरेब्रम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। आपका हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस जो है ना, जस्ट जो थैलेमस है उसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट हमारा ब्रेन का जो होता है वो सेरेब्रम होता है। इसको टू हेमिस्फीयर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इट कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये वॉलंटरी एक्शन के आपके कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपके वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गया, इमोशंस हो गया, सेंसरी परसेप्शन हो गया, ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो गया, इस चीज को करने में हमारा जो सेरेब्रम होता है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। द आउटर लेयर कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, तो जो हमारे सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, स्किन, आईज हो गया, नोज हो गया, ठीक है, टंग हो गया, ईयर हो गया। तो वहां पर आपको बहुत सारे मतलब जो सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, वहां से क्या करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, आपका ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है, ठीक है। बात आई समझ में। सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गया, ठीक है, इमोशंस हो गया, सेंसरी परसेप्शन हो गया, ठीक है, इस चीज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं थैलेमस की, ठीक है। तो थैलेमस जो होता है लाइज बीनीथ
जस्ट beneath the cerebrum. तो beneath the cerebrum आपको देखने के मिल जाएगा. It acts as the relay center transmitting the sensory and motor signal to the cerebral cortex. तो यहाँ पे क्या करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जैसे यहाँ पे आपको समझना है, इट एक्ट्स द रिले सेंटर ट्रांसमिटिंग द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. तो वहाँ से आपकी सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसमिट करने का हेल्पफुल होता है. इट ऑल्सो रेगुलेट द अलर्टनेस, हमारा जो ह्यूमन बॉडी की अलर्टनेस होती है या उसकी जो स्लीप होती है, ठीक है, और जो कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, तो उस चीज को फिल्टर करने में बाय फिल्टरिंग द प्रायोरिटाइजिंग सेंसरी इनपुट. तो उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है ना. जैसे हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, जैसे आप किसी क्राउड में और आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो उस टाइम में आपको वहां पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. तो अलर्टनेस, ठीक है, स्लीप को और कॉन्शियसनेस को हमारा ये मेंटेन करता है. ठीक है, स्लीप इसमें आप जरूर याद रखिएगा, स्लीप को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है. ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस की बात करेंगे. हाइपोथैलेमस आप एच से आप हंगर को थोड़ा याद रख सकते हैं, बाकी और भी चीजें होती हैं इसकी. लोकेटेड बिलो द थैलेमस. तो देखो आपको एक चीज समझ, जो आपका सेरेब्रम था, सेरेब्रल, ठीक है, वो यहाँ था, फिर आपको थैलेमस आ गया, ये आपका हाइपोथैलेमस आ गया और सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ गया. तो यही आपके फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं. तो हाइपोथैलेमस का हम थोड़ा देख रहे थे. तो हाइपोथैलेमस मेंटेन द बॉडीज इंटरनल बैलेंस, बॉडी के इंटरनल बैलेंस को, जिसे हम होमोस्टेसिस बोलते हैं. ठीक है, हमारी जो बॉडी के इंटरनल बैलेंसेस है उनको मेंटेन रखने में हेल्पफुल होता है. इट रेगुलेट द हंगर, हमारे हंगर को, थर्स्ट को, बॉडी के टेम्परेचर को, स्लीप वेक साइकिल को, इसको मेंटेन रखने में आपका हेल्पफुल होता है. एक चीज ध्यान रखना, स्लीप को मेंटेन करने में आपका हेल्पफुल है थैलेमस. लेकिन अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस आपका स्लीप वेक साइकिल, जिसे हमने ना सिरकाडियन रिदम भी बोलते हैं. जैसे आप रात को सोते हैं, ठीक है, दिन में आप मतलब जगे रहते हैं, अवेकनिंग वाला पीरियड होता है, तो आपकी स्लीप प्रॉपर तरीके से हो, इस चीज़ को मेंटेन करने में हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, फिर इमोशनल बिहेवियर को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होता है. इट कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा बेसिकली जो भी ग्लैंड्स है वो ग्लैंड आपके हार्मोन्स को रिलीज करें, इस चीज में भी ये हेल्पफुल होता है आपका हाइपोथैलेमस. थ्रू द कनेक्शन विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका जो कनेक्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में, उसकी वजह से एंडोक्राइन सिस्टम में हेल्पफुल होता है. टुगेदर दीज ऑर्गन इंटीग्रेटेड सेंसरी, ठीक है, सेंसरी, मोटर, इमोशनल एंड रेगुलेटरी फंक्शन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड हायर मेंटल एबिलिटीज. ठीक है, अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की. तो मिड ब्रेन जो होता है, पहले आप मिड ब्रेन को देख लीजिए. ठीक है, मिड ब्रेन जो हो गया वो ये वाला पार्ट हो गया. ठीक है, और मिड ब्रेन जो होता है वो हेल्पफुल होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, है ना, इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. तो ब्रेन स्टेम जो होता है उसी का पार्ट है आपका क्या, मिड ब्रेन. ठीक है, दैट कंट्रोल द विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, आई मूवमेंट, पोस्चर, इन सबको मेंटेन रखने में हमारा मिड ब्रेन जो होता है वो हेल्पफुल होता है. इट कनेक्ट द फोर ब्रेन विद द हिंड ब्रेन, जो आपका हिंड ब्रेन है उसको कनेक्ट करने में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है. तो आपका जो फोर ब्रेन है और उसका हिंड ब्रेन है, ठीक है, तो उन दोनों कनेक्शन में, मतलब बेसिकली उन दोनों के बीच में एक फ्लर की तरह काम करता है. ठीक है, हेल्प टू रेगुलेट द मोटर कंट्रोल, है ना, आपका मूवमेंट किस तरीके से होगी, अलर्टनेस कैसी होगी, कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, इस चीज को मेंटेन रखने में आपका मिड ब्रेन हेल्पफुल होता है. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं हिंड ब्रेन का. तो हिंड ब्रेन कंसिस्ट 3 मेन पार्ट होती है इसके अंदर. हिंड ब्रेन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, तो हिंड ब्रेन का, इसमें आपको पॉन्स, मेड्यूला, सेरेब्रम, ये आपका आ जाएगा हिंड ब्रेन का पार्ट. ठीक है, तो अब इसको पढ़ लेते हैं. सो हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट. दे आर पॉन्स, सेरेब्रम और मेड्यूला. वो सेरेब्रम था, ठीक है, जो हम फोर ब्रेन का पार्ट पढ़ रहे थे. ठीक है, मैं आपको इसको अलग से कलर से दिखा देती हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा क्लियर रहे. ठीक है, ये देखो, ये सेरेब्रम पढ़ा था हमने, सेरेब्रम, और आपका और हाइपोथैलेमस पढ़ा था. ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाइपोथैलेमस हो गया. ठीक है, और आपका थैलेमस पढ़ा था. ठीक है, तो यहाँ लगा देती हूँ मैं इसको, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये. ठीक है, थैलेमस यहाँ पे होता है एक पार्ट. तो ये आपका तीनों जो मिलकर बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, वो फोर ब्रेन का पार्ट है. लेकिन जब हम बात करें हिंड ब्रेन का, तो उसमें पोन्स, मड्यूला और आपका सेरेबेलम आएगा. ठीक है, वो सेरेब्रम था. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. तो पोन्स इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट है. पोन्स क्या है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है. ठीक है, ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है. इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, या. ठीक है, तो ब्रेन स्टेम का पार्ट है. और कनेक्ट द सेरेब्रम, ये कनेक्ट करता है किस किस को, सेरेब्रम को कनेक्ट करता है, सेरेबेलम को,
एंड मेड्यूला को पॉन्स क्या कर रहा है, पॉन्स बेसिकली कर क्या रहा है, मेड्यूला, सेरेबेलम और सेरेब्रम, इन तीनों को कनेक्शन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर से देख लें तो शायद हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेड्यूला इसमें नहीं है, ओके लीव इट, कोई बात नहीं। ये देखो आपका ये जो सेरेब्रम इधर वाला पार्ट हो गया, सेरेबेलम ये हो गया आपका, ठीक है, और मेड्यूला हाँ इसी में आपको मिल जाएगा। तो इसको कनेक्शन में हेल्पफुल होता है आपका पॉन्स। ठीक है, इसके कनेक्शन में क्या हेल्पफुल होता है आपका पॉन्स। इट रेगुलेट द ब्रीदिंग, ये हमारे ब्रीदिंग जो साइकिल होता है, मतलब ब्रीथ होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसको हेल्पफुल होता है उसको रेगुलेशन में। रिले सेंसरी मैसेजेस एंड कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन विद द ब्रेन, उसमें ये हेल्पफुल होता है कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, विद इन द ब्रेन। अब अगर हम बात करें सेरेबेलम की, सो दिस पार्ट इज नोन एज सेरेबेलम। ठीक है, तो इट लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के बैक साइड पे आपको मिल जाएगा। और ये कंट्रोल क्या करता है, ये इसको थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसका कलर हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, पोस्चर को, ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट को, यहाँ ध्यान रखना है, वॉलेंट्री मूवमेंट को ये हमारा कंट्रोल करता है, जो हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या हो जाएगा, जो अपनी आँख होती है, जैसे अगर हमारे आँख के पास में कुछ आता है तो हमारी आई जो होती है वो अपने आप क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो वो इनवॉलेंट्री हो जाएगा। ठीक है, या हार्ट बीट जो है वो अपने आप हार्ट बीट होती रहती है। ठीक है, और आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, वो इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री हो जाएगा जो आप खुद करते हो, तो उन चीजों को करने में आपका हेल्पफुल होता है सेरेबेलम। ठीक है, और इंश्योर प्रिसीजन, ठीक है, किसी भी चीज को आपने करा, एक तो रफली आपने कर दिया, और किसी चीज को हम प्रिसाइज मतलब प्रिसीजन चाहिए, उसमें बहुत ध्यान से उस काम को करना है, तो वहां पर आपका सेरेब्रम एक्टिव रहता है। ठीक है, स्मूथ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अच्छे से कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठ के काम कराना है, तो उसमें भी हेल्पफुल होता है। मोटर लर्निंग लाइक वॉकिंग एंड राइटिंग, इसमें भी हेल्पफुल होता है, इसी वजह से हम अच्छे से चल पाते हैं। ठीक है, कुछ लिख पाते हैं। बेसिकली प्रिसीजन जिस चीज में जरूरत है ना हमें, वहाँ पे आपका सेरेब्रम ही एक्टिव होगा। ठीक है, फिर हम मेड्यूला के बारे में पढ़ेंगे। मेड्यूला, जिसे मेड्यूला ऑब्लोंगाटा भी बोला जाता है। ठीक है, मेड्यूला बेसिकली आप याद रख सकते हो। ठीक है, इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो है उसका लोएस्ट पार्ट क्या होता है आपका, मेड्यूला होता है। ठीक है, सो ब्रेन स्टेम इसमें दिखा नहीं रखा है, दिस ब्रेन स्टेम, ठीक है ना, ब्रेन स्टेम का जो लोएस्ट पार्ट होता है दैट इज मेड्यूला। ठीक है, और जस्ट अ मिनट, इसको कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो मेड्यूला जो है वो इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपका कंटिन्यूस करता है विद स्पाइनल कॉर्ड से। और ये आपका इनवॉलेंट्री, अब यहाँ पे आ रहा है ना, मेड्यूला इनवॉलेंट्री के लिए है, जबकि आपका ये था वॉलेंट्री के लिए कौन था, सेरेबेलम। ठीक है, तो वॉलेंट्री के लिए आपका, अगर हम इसको थोड़ा सा देखना चाहें, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, दिस इज गुड। तो ये आपका जो सेरेबेलम था, वो सेरेबेलम बेसिकली वो आपका वॉलेंट्री एक्शंस के लिए था। लेकिन अगर हम बात करें मेड्यूला की, तो वो आपके इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो सच एज हार्ट बीट, ठीक है, ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्वेलिंग हो गया, ठीक है, डाइजेशन हो गया, ये सारे के लिए आप कौन हेल्पफुल होता है, मेड्यूला। ठीक है, या दिस मेड्यूला। ठीक है, क्लियर है। फिट टुगेदर द बोन्स, सेरेब्रम, मेड्यूला फॉर्म द हिंड। तो ये तीनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन बनाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेंटेनिंग द बेसिक सर्वाइवल फंक्शन, बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट ब्रेन रीजन। तो डिफरेंट ब्रेन रीजन को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे स्पाइनल कॉर्ड भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अगर हमें याद, मैं आपको बता दूं, तो ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो भी इसमें इनकलकेट होता है। तो ये जो ये है, ये आपकी बैकबोन कहलाती है, इसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये बोन्स है। ठीक है, ये तो आपको बोन्स मिल जाएंगी, लेकिन टोटल जो ये बोन्स के अलावा जो हमारा ना ये बोन्स है, इसके अंदर आपको मिल जाएगी क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4 5 9 हो गया, 9 14 और 12 26 और ये 33। तो ये आपको टोटल इसमें बोन्स मिल जाएंगी, इनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है,
फिर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नर्व कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल हमने नर्वस सिस्टम देखा था, उसमें बाद में फिर हमने देखा था ऑटोमेटिक वाला, है ना, वो वाला देखते हैं। ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व होती है, 31 जो होती है वो आपकी स्पाइनल नर्व होती है। तो यहाँ पे आपको क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिल जाएंगी। क्रेनियल नर्व जो होता है, बेसिकली क्रेनियल जो वर्ड है ना, ये आपका स्कल जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आपको 12 नर्व्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको 31 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बता रखा है। फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसी का पार्ट होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। द नर्व ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। अगेन ये भी क्या कर रहा है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। ऑल द नर्व फ्रॉम द जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट कंट्रोल द इनवॉलंटरी। अब ये क्या कर रहा है, इनवॉलंटरी के लिए, और ये आपका वॉलंटरी के लिए। ठीक, तो सोमैटिक आपका वॉलंटरी के लिए होता है और इनवॉलंटरी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो एक्शन इज इन द बॉडी फ्रॉम automatic nervous system like respiration, heart rate, blood pressure, digestion are regulated by the automatic nervous system. ठीक है, autonomic nervous system, sorry. Two different division of the autonomic nervous system are the sympathetic and parasympathetic वाला हमने देखा था। sympathetic को हम arousing बोल रहे थे, ठीक है, और इसको हम calming बोल रहे थे, ये हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, इसको हम calming बोल रहे थे और इसको arousing बोल रहे थे। Just a minute. Arousing, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, अच्छा यहाँ पे दे भी रखा है शायद, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका प्रिपेयर द बॉडी टू इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज ऑफन रेफर टू द फाइट एंड फ्लाइट मोड। देखो ये कैसे काम करता है, जैसे सपोज करो हमें कोई फियर है, सामने कोई लाइक हमने स्नेक देखा, तो हमारी बॉडी ना वर्क करती है उस पर। सबसे पहले हमारी बॉडी जो होती है फाइट करने की कोशिश करती है अपने फियर से। ठीक है, तो फाइट करने का ट्राई करती है, और जब वो फाइट नहीं कर पाती है, तो जैसे आपने किसी ने स्नेक को देखा, ठीक है, और उन्होंने अपने मन में देखा, मतलब सोचा कि भाई ठीक है, स्नेक है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, और जब तक मैं इसको टच नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वहां पे वो अपने आप को मतलब फाइट मोड में एक्टिव है। लेकिन अगर मान लो वो स्नेक मूव करा, ठीक है, या फिर उनको थोड़ा और ज्यादा डर लगने लगा, तो उस केस में क्या होगा, उनका फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाएगा। फ्लाइट मोड एक्टिव होगा मतलब वो सिचुएशन को छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे, और इन केस अगर वो नहीं भागते हैं तो उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, फेंट आउट हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, वो हो सकता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, पहले वो फाइट मोड में एक्टिव रहती है, देन फ्लाइट मोड में हो जाती है। ठीक है, फिर while the parasympathetic nervous system जो है has almost exact opposite effect and relaxes the body, inhibit और slow many high energy function। बेसिकली इसका काम क्या, वैसे भी कामिंग से रिलेटेड है। ठीक है, सो क्लियर है आपको इतना, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, जो भी हमारे चेंज हुआ है इन्वायरमेंट में, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपने कोई गर्म चीज को छुआ था ना, तो आपका नॉर्मली आपका हाथ नॉर्मल था, एंड देन आपने गर्म चीज को छुआ, तो आपके हाथ के पास में, जो आपके हाथ में बेसिकली जो रिसेप्टर है, थिग्मो रिसेप्टर, वहां पर उनको फील हुआ कि भाई कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो वहां पर वो आपका क्या कहला जाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। और उसके बॉडी में, आपकी बॉडी में क्या हुआ, आपकी बॉडी ने उसके लिए रिएक्ट किया और अपना हाथ वहां से हटा दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह का उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, वैसे तो आपको यहाँ पे बता भी रखा है, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। ठीक है, रिसेप्टर आर द स्पेशलाइज्ड सेल और ग्रुप ऑफ सेल दैट डिटेक्ट दिस चेंजेस। जो स्टिमुलस होता है ना, या जो स्टिमुली है, उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, रिसेप्टर करते हैं। और हमारे जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसमें आपको रिसेप्टर अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर कन्वर्ट भी करते हैं, जो ये रिसेप्टर है, कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल सच दैट दे कैन विच आर देन ट्रांसमिटेड बाय द नर्वस सिस्टम फॉर अ रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसमें आपको फोटो रिसेप्टर, जो फोटो रिसेप्टर है, वो आपको आईज में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और फिर फोनो रिसेप्टर वो आपको ईयर्स में देखने को मिल जाता है। थिग्मो रिसेप्टर आपको स्किन पे देखने के लिए मिल जाएगा, और गस्टेटरी जो रिसेप्टर है वो आपको टंग पे देखने के लिए मिल जाएगा। और ऑल फैक्टर जब भी वर्ड आता है तो वो हमेशा नोज से रिलेटेड होता है।
तो ये आपका नोज मतलब रिसेप्टर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, नोज के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन इनवॉलेंटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। जैसे वही है, आपने किसी बहुत गर्म चीज को टच कर दिया, ठीक है। अब गर्म चीज को टच करा तो हमारी बॉडी में सिग्नल गया, ठीक है। हमारी बॉडी ने जब उसको सिग्नल भेजा, ब्रेन के पास सिग्नल भेजा, ब्रेन ने हमारे स्पाइनल कॉर्ड को एक तरह से सिग्नल भेजा, और स्पाइनल कॉर्ड ने आपने जो एक तरह से रिस्पॉन्ड किया, उसका मोटर एक्टिवेशन किया, एंड देन उसकी वजह से क्या हुआ, हमने तुरंत वहां से हाथ हटा लिया। तो ये क्या है? एक तरह से इन्वॉलंटरी रिएक्शन होता है ना। विदाउट इतना हमें पता भी नहीं चलता उसका कैसे हुआ। ये आपको दिखा रखा है, गर्म कैंडल एक ब्लो हो रही है, एंड देन आपने उसको टच कर लिया तो फिर आपका हाथ तुरंत ही हट जाता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या हो जाता है? इट इज द पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये आपका एक पाथ को शो करती है कि किस तरीके से आपका हुआ। जैसे इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन, जो रिसेप्टर ऑर्गन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज को टच किया, ठीक है, या फिर हमें पास कोई मान लो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर की बात करते हैं, तो हमने किसी चीज को स्मेल किया और वो ऑर्डर मतलब उसमें बहुत बदबू थी, ठीक है, तो वहां से हमारी बॉडी क्या होगी, उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगी, हमारा नाक क्लोज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन क्या हो गया, ऑल फैक्ट्री मतलब रिसेप्टर ने काम किया टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक उसको पहुंचाएगा, एंड इट इज प्रोसेस देयर, वहाँ पे उसको प्रोसेस मतलब उसका जो एक तरह से प्रोसेस होगा, एंड द इंफॉर्मेशन इज ब्रॉट बैक टू द कंसर्न मसल, ठीक है। फिर वो इंफॉर्मेशन भेजेंगे आपके मसल को कि भाई अपना हाथ या आप उस सिचुएशन को छोड़ के चले जाइए, ठीक है, स्मेल आ रही है तो अपने नाक को क्लोज कर लीजिए, वो वाला, ठीक है। दस द रिसेप्टर ऑर्गन सेंसरी अफेंट afferent neuron, interneuron, motor effector neuron and effector organ are the component of the reflex arc। तो ये बेसिकली बता रखा है कि किस तरीके से आपका पूरा जो एक मोटर एक्शन मतलब एक तरह से एक्टिविटी होती है वो किस तरीके से होती है जब हमारे पास कोई हम ऐसी चीज डिटेक्ट करते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका 3 मेन लेयर है। तो पहला क्या हो जाएगा, बोनी स्कल है, क्रेनियम जिसे हम बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। और थर्ड क्या हो जाएगा आपका मिनी, जस्ट अ मिनट, ये मेनिंग्स ड्यूरा मेटल आर्कनोडिपिया मेटल, ये बेसिकली आप इतना याद रखो, काम चल जाएगा, ठीक है। सो फिर प्लांट हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, प्लांट हार्मोन जो है वो आपको यहाँ पे 5 देखने हैं। सबसे पहले आपका जिब्रेलिन पढ़ते हैं, ये स्टिमुलेट ब्रेक डाउन और ऑफ स्टोर फूड, ये आपका जो स्टोर फूड है उसको ब्रेक डाउन में हेल्पफुल होता है, एंड फैसिलिटेट जर्मिनेशन एंड स्प्राउटिंग ऑफ द लीव्स। तो बेसिकली जब प्लांट फर्स्ट टाइम है ना, मतलब एक तरह से स्प्राउट होता है, ठीक है, उसमें छोटी छोटी कलियां निकलने लगती हैं, ठीक है, तो उस टाइम में आपका जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वो वर्क कर रहा होता है। फिर ऑक्सिन जो होता है वो क्या होता है, वो सेल ग्रोथ में, सेल के इलोंगेशन में, ठीक है, और प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड टर्मिनेशन बर्ड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ये सारा काम जो करता है वो ऑक्सिन है। बेसिकली प्लांट किस तरीके से ग्रो करेगा, इनिशियल लेवल का काम तो जिब्रेलिन कर दिया, और फिर जब वो प्लांट ग्रो करेगा, उसकी कब बडिंग स्टार्ट करनी है, कब उसकी बडिंग को टर्मिनेट करना है, कब उसमें फ्रूट लाना है, ये सारा काम ऑक्सीजन करता है, ठीक है। फिर साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल ग्रोथ हो गया, सेल डिवीजन हो गया, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये सारा काम आपको कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। फिर एब्सिसिक एसिड जो होता है वो डोरमेंसी ऑफ द एम्ब्रो, ठीक है, जब एम्ब्रो है, प्लांट का जो एम्ब्रो है उसको डोरमेंट करना, मतलब उसको खत्म कर देना, ठीक है, मतलब वो फिर फ्रूट नहीं बन सकता, तो वो वाला काम कौन करता है, आपका एब्सिसिक एसिड करते हैं। एंड ड्रॉपिंग ऑफ द राइपेंड लीव एंड फ्रूट, तो बेसिकली आपका जो पका हुआ फ्रूट है वो अपने आप जो प्लांट से निकल जाते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं, वो वाला काम में एबिसिसिक एसिड जो होता है वो आपका काम करता है, ठीक है, राइटनिंग ऑफ द फूड एंड लीव्स। जब भी लीव्स बहुत येलोइश कलर की हो जाती है तो उसके बाद वो मतलब फॉल कर जाती है ना ट्री से, वो भी इसकी वजह से होता है। फिर इथाइलिन जो होता है, ये राइटनिंग ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स, एक्सेस अमाउंट ऑफ द इथाइलिन कॉज द ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट। तो बेसिकली बोथ ऑफ देम ऑलमोस्ट सिमिलर ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बट इसमें एक आपका डोरमेंसी ऑफ द एम्ब्रो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अलग से, ठीक है, थिंक। फिर टाइप्स ऑफ द हार्मोन की, ये ऑक्सिन हो गया, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले क्या है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये आपके ग्रोथ के प्रमोटर हैं, और ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले
ठीक है, एबिसिट्रिक एसिड हो गया और आपका इथाइलिन हो गया, ठीक है। ये तो आपका डोरमेंसी ऑफ द एम्ब्रियो कर देता है, इसका मेन फंक्शन ये है, और ये ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कैसे होती है, तो ये क्या है ना, जैसे आपने कभी देखा होगा जिसे टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, ठीक है, यानी छुई मुई का पौधा, आपने उसके लीव्स को अगर टच किया हो तो वो तुरंत ही ना क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये थिग्मोनेस्टिक कहलाता है। तो द मूवमेंट विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, नेस्टिक मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। दिस मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुली। इन्वायरमेंटल स्टिमुली बेसिकली हमने हाथ से उसको टच किया तो वो उसके लिए एक इन्वायरमेंटल स्टिमुली हो गया, बट द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुली। तो ऐसा नहीं है कि स्टिमुली इधर से मिला है तो वो रिस्पॉन्स इधर की साइड होगा या ऐसे ही होगा, वो किधर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, बट हाँ ये है कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स हो सकता है। द मूवमेंट इन टच मी नॉट प्लांट इज थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, तो ये आपका एग्जांपल है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट का, ठीक है। अब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो होता है उसके बारे में देखेंगे, इसमें आपके 5 टाइप हैं, ठीक है। पहला आपका फोटोट्रोपिज्म होता है, दूसरा आपका जियोट्रोपिज्म होता है, थर्ड आपका कीमोट्रोपिज्म होता है, फोर्थ आपका हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, देन आपका थिग्मोट्रोपिज्म होता है। इसमें होता है क्या, देखो सबसे पहले ना जो फोटो है, फोटो लाइट से हमेशा रिलेटेड वर्ड होता है, तो आपको याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो लाइट से प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, बेसिकली मतलब लाइट से होने वाला सिंथेसाइज करते हैं जो प्लांट अपने फूड को, तो फोटो हमेशा लाइट से रिलेटेड होता है। जियोट्रोपिज्म होता है अर्थ की ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट ऑफ द प्लांट होता है। केमिकल, ठीक है, कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म जो होता है वो वाटर से रिलेटेड होता है, और जो थिग्मोट्रोपिज्म होता है वो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड होता है बेसिकली, ठीक है। तो होता क्या है, अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द अर्थन ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज जियोट्रोपिज्म, ठीक है, या ग्रेविटोपिज्म। तो बेसिकली होता क्या है, आपने अगर नोटिस किया हो, जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा ना अर्थ की तरफ मतलब एक तरह से मूव करती हैं, मतलब अर्थ की तरफ अंदर की तरफ जाने की कोशिश करती है, और जो प्लांट होता है वो क्या करता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को शो करता है, मतलब ग्रेविटी के जस्ट उल्टा चलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे टुवर्ड द ग्रेविटी इसे बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, है ना, या ग्रेविट्रोपिज्म, या फिर और ये आपका हो जाएगा जो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होता है उसे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कह सकते हैं, ठीक है। द रूट ग्रोज टुवर्ड द ग्रेविटी एंड द शूट ग्रोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ठीक है। फिर फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, जो प्लांट की जो पार्ट की मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स टू द लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। तो टुवर्ड द लाइट पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, और अवे फ्रॉम द लाइट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो स्टेम जो होता है वो टुवर्ड लाइट करता है, तो वो आपका फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करेगा, और रूट क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोट्रोपिज्म की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोट्रोपिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है ना, प्लांट सपोज करो यहाँ पर ना वाटर की सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो जहां पर भी वाटर की सोर्सेज होंगे ना, जो रूट होंगी, रूट उधर की तरफ ये आपका मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी वाटर की तरफ मूवमेंट होने लगता है, ठीक है। सो अवे फ्रॉम द वाटर नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, और टुवर्ड द वाटर ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। अगेन रूट मूवमेंट इन द सर्च ऑफ द वाटर इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, एंड मूवमेंट ऑफ द रूट्स टुवर्ड द हाई ह्यूमिड लेवल, बेसिक हाई ह्यूमिडिटी के लेवल, बेसिकली जहां पर आपको जो पानी है उसके अंदर नमी आपको ज्यादा मिल जाएगी, वहीं पर आपका जो प्लांट के रूट होंगे वो मूव करती है। फिर कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, ये वहां पर मूव करते हैं, देखो केमिकल के रिस्पॉन्स, केमिकल यहाँ पे स्टिमुली होता है और उसके रिस्पॉन्स में आपका कीमोट्रोपिज्म होता है, तो अगेन वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब होते हैं उसका टुवर्ड होता है ओव्यूल इज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। तो वो क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो होता है वो आपके ओव्यूल की ही तरफ मतलब जाने की कोशिश करता है, तो वो आपका कीमोट्रोपिज्म को शो करेगा, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म क्या हो सकता है, इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द टच इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रोपिज्म। ये आपको ना जो क्रीपर्स होते हैं बेसिकली बेल होती हैं उनमें आप देख सकते हो, तो उसमें ना टेंट्रिल्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये प्लांट है, अब इसका स्टेम है ना बहुत वीक होता है, तो ये डायरेक्ट खड़ा नहीं रह सकता मतलब सीधा, तो ये क्या करते हैं, वैसे तो मतलब अर्थ के साथ साथ इस तरीके से मतलब लैंड के ही अटैच में रहते हैं, बट अगर इनको हम कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसे लगा दे तो ये उसी पे क्रॉल करने लगते हैं, तो इसे हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ द टेंट्रिल्स अराउंड द सपोर्ट इज द पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट, एक नेस्टिक मूवमेंट हमने पढ़ा था अभी थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस,
एंड और अगेंस्ट इट। अगर उसकी स्टिमुलस के सेम डायरेक्शन में या उसके अगेंस्ट हो रहा है तो वो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट जो हमने उसमें देखा था, हेगमोनेस्टिक मूवमेंट, जैसे हमने छुई हुई टच में नॉट प्लांट को टच किया था, तो उस वजह से क्या होता है, मूवमेंट इन द नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। बेसिकली आपकी जो मूवमेंट होती है वो नॉन डायरेक्शनल हो सकती है, ठीक है। ग्रोथ टेक्स प्लेस, ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ होती है, और इसमें क्या होता है, ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस, बस वो अपने आप को क्लोज कर लेगा, ऐसा ग्रोथ नहीं हो रही है ना। फिर मूवमेंट आर स्लो, इसमें क्या होता है, मूवमेंट धीरे धीरे होती है। और टच मी नॉट प्लांट, अगर छुई का पौधा है, आप उसको जस्ट टच करोगे और विद इन 1 और 2 सेकंड वो आपका क्लोज होने लगता है, ठीक है। तो मूवमेंट इज फास्ट। और इसमें ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड द लाइट, और इसमें क्या होता है, एग्जांपल है ये इसका, और फोल्डिंग ऑफ द ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स इन द सेंसिटिव प्लांट, ठीक है। तो क्लोज हो जाना, बेसिकली ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स हो जाएगा, क्लोज हो जाना, फोल्ड हो जाना, ठीक है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम अब बात कर लेते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर द ग्लैंड दैट डिस्चार्ज सेक्रेशन बाय मींस ऑफ द डक्ट। कोई डक्ट हो सकती है जिनके थ्रू, डक्ट बेसिकली पाइप्स एक तरह से आप समझ सकते हो, जैसे ओवी डक्ट होती है, तो जैसे ओवरीज हैं, चलो अभी देख लेंगे इसमें आएगा तो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूंगी, और जो डक्ट्स होती हैं वो भी डक्ट होती हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है, वो आपका सिक्रेट करता है कुछ हार्मोन को, एंड ओपन इन द एपिथाइनल सरफेस, तो आपका एपिथाइनल सरफेस पे आपके हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आर द डक्टलेस ग्लैंड, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड आर द डक्टलेस ग्लैंड विल सीक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, वो आपका डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में कर सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी आर पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनालाइन, पीनियल, और आपका पेनक्रियास, ओवरी फीमेल इन केस ऑफ टेस्टिस मेल के केस में, ठीक है। सो ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट हमने पास में देखा था, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया ये आपका, ठीक है। हाइपोथैलेमस भी आपके हार्मोन्स को रिलीज करता है, बेसिकली पीनियल ग्लैंड हो गया, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड हो गया, ये आपका बटरफ्लाई की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है ये हार्मोन, ऐसे है ना, थोड़ा अजीब सा होता है ऐसे, ठीक है। सो ये वाला आपका हार्मोन हो गया। फिर आपका थैलेमस हो गया, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे थैलेमस, ये आपका बी सेल और टी सेल के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, बेसिकली हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर एड्रेनालाइन ग्लैंड होता है, ये जस्ट आपके किडनीज के पास में होता है, ठीक है। फिर पेनक्रियास हो गया, ऐसे पेनक्रियास की पोजीशन थोड़ी सही नहीं लग रही है, ये जस्ट आपका स्टमक के नीचे होता है पेनक्रियास, ठीक है। सो ये हो गया। फिर टेस्टिस हो गया, मेल के केस में जो टेस्टिस होते हैं, और फीमेल के केस में, अच्छा मैं ओविडक्ट आपको बता रही थी ना, ओविडक्ट क्या होगा, दीज आर ओवरीज, ठीक है। और इसको जो कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये ओविडक्ट होता है, ठीक है, जो मैं आपको ऊपर बताई थी, ठीक है। तो ये ओवरी हो गया। सो अब इनमें हॉर्मोन्स देख लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो आपको ग्रोथ हार्मोन और एडीएच हार्मोन को रिलीज करता है। तो ग्रोथ हार्मोन तो क्या करेगा, बेसिकली ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो जो पर्सन है उसके अंदर ड्वार्फिज्म हो सकता है। ये क्या होता है, बेसिकली पर्सन जो है वो बोना हो सकता है, ठीक है, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। फिर एडीएच हार्मोन जो होता है रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन, तो ये यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन को एक तरह से रेगुलेट करता है। और डायबिटिक इंसिपिडियस हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से। और बेसिकली जैसे आपने देखा होगा, लाइक जो शुगर जिन पर्सन को होता है, जिनके अंदर इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे आपका यूरिन का प्रॉब्लम मिल जाता है आपको देखने के लिए, तो ये उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। फिर हो जाता है थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। और यहाँ पे आपको देखना है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो आपको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। और रेगुलेट करता है आपका बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को आपको मेंटेन रखने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और जो ये थायरॉक्सिन है, अगर ये प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाता है तो उस केस में आपको एक डिसीज हो सकती है जिसे गोइटर कहते हैं। और गोइटर में बेसिकली जो पर्सन है ना उसके नेक के पास आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बेसिकली आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो वो आपको थायराइड है। वैसे ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर जो कैल्सीटोनिन है वो रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को, ठीक है। फिर एड्रेनल ग्लैंड जो है वो आपका एड्रेनल हार्मोन को सिक्रेट करता है। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो आपका एड्रेनलाइन हार्मोन को सिक्रेट करता है, एज वेल एज कॉर्टिजोल को भी सिक्रेट करता है। वैसे बहुत सारे हार्मोन्स को ये सिक्रेट करता है, बट इसमें आपकी बुक में जो दे रखा है बेसिकली इतना ही आपको पढ़ना है। और टू बी स्पेसिफिक सम अमाउंट ऑफ ये है ना आपका टेस्टोस्टेरोन को भी रिलीज कर देता है, ठीक है।
तो प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन, हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, ये एड्रेनालिन ग्लैंड पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई स्ट्रेस है तो उस केस में हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, तो वो हमारा बेसिकली हम सिचुएशन से कैसे डील करेंगे ये डिसाइड करता है एक तरह से। फिर पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रिलीज करता है। ये जो इंसुलिन होता है वो आपकी बॉडी की जो शुगर है उस शुगर को एक तरह से यूज कर पाता है, ठीक है। तो एक तरह से जब यूज हो जाएगी तो शुगर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डायबिटिक मेलेटस हो सकता है अगर इसकी आपको डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन की वजह से आपको डायबिटीज होती है। और अगर हमारी बॉडी में ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ शुगर लेवल। तो ऐसा ये दोनों एक दूसरे मेंटेन होकर चलते हैं, तो बेसिकली हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही होती है। और अगर इंसुलिन की किसी भी पर्सन की बॉडी में अगर इंसुलिन की आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, या इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, या इंसुलिन प्रॉपर तरीके से उसकी बॉडी यूज नहीं कर पा रही, यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो उस केस में पर्सन को डायबिटीज हो सकता है, टाइप ए और टाइप बी टाइप ऑफ डायबिटीज, ठीक है। फिर टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये कॉज द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन और द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेल। तो ये काम करने में टेस्टोस्टेरोन करता है, टेस्टिस इस हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है, टेस्टिस करते हैं बेसिकली। और एक और कौन करता है, एड्रेनालिन ग्लैंड जो है वो आपका थोड़ा सा कुछ अमाउंट कह सकते हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर सकता है। फिर क्या होता है, ओवरी आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन को रिलीज करती है। और प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुएशन वाले से रिलेटेड ज्यादा होता है, ठीक है। वैसे जो एस्ट्रोजन है वो ओवरी आपका रिलीज करती है, ठीक है। कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन द फीमेल इन द एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये सारे में आपका हेल्पफुल होता है ओवरी में, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर हम बात करते हैं, इट इज अ पी साइज ग्लैंड, बहुत छोटा सा साइज का ग्लैंड है ये आपका, ठीक है। और एट द बेस ऑफ द ब्रेन, बेस ऑफ द ब्रेन के आपको पास में दिख जाएगा, मतलब नीचे की साइड में होता है। इट इज द मास्टर ग्लैंड, इट इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड, बिकॉज ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। इट ऑल्सो सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। अंडर द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज ड्वार्फिज्म, अगर ये प्रॉपर मतलब आपको ग्रोथ हार्मोन मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है सिक्रेट, तो उस केस में पर्सन जो होता है वो बौना हो सकता है, ड्वार्फिज्म को शो कर सकता है। और अगर ज्यादा सिक्रेशन होता है तो उस केस में ना पर्सन को ये गिगेंटिज्म इन द चिल्ड्रन एंड एक्रोमेली इन द एडल्ट हो सकता है। एक्रोमेली ये कंडीशन है, देखो जो फेस है उसका कुछ पार्ट ज्यादा डेवलप होने लगता है, ठीक है, नोज एनलार्ज हो गया, लिप्स एनलार्ज हो गया, प्रोमिनेंट चिन एंड जॉ, बेसिकली कुछ पार्ट ऑफ द फेस एनलार्ज हो सकता है। इस तरह की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है, या कम भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे, बटरफ्लाई लाइक शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रॉट गले में आपको मिलेगा, ठीक है। और सेक्रेट द हार्मोन थायरोक्सिन, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन सबके मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। आयोडीन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए थायरोक्सिन हार्मोन के। और अगर इसलिए जो सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन की क्वांटिटी होना जरूरी है। अगर प्रॉपर आयोडीन नहीं होता हमारी बॉडी में, इन दैट केस हमारा जो थायरॉक्ड हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, और उन केस में हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है ऑब्वियस है, ठीक है। फिर इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी अंडर सिक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन, ठीक है, इन केस ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी अंडर सिक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन लीड टू द गोइटर, अगर आपको प्रॉपर तरीके से हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा तो उस केस में आपको गोइटर हो सकता है, ठीक है, और काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस केस में, ठीक है। फिर पेंक्रियास जो बात करेंगे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और ये स्टमक के जस्ट पास में पाया जाता है, स्टमक के जस्ट बिहाइंड, उसके पीछे ही होता है, ठीक है। और इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप का ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड इट मैन्युफैक्चरिंग टू हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को हार्मोन मतलब ये रिलीज करता है। और बोथ दीज हार्मोन रेगुलेट द एंटागोनिस्ट एंड रेगुलर ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। इंसुलिन जो हमारे ब्लड में से शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है, और जो आपका ग्लूकागॉन है वो शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है, बिकॉज ये कुछ एंजाइम्स को भी सिक्रेट करता है, ठीक है। वो एंजाइम क्या क्या है, जैसे आपका ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, लाइपेज हो गया, और आपका एमाइलेज हो गया, थोड़ा सा ये भी रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है, सारा नहीं दे रखा है, प्रोटीन्स वगैरह लिपिड्स का, ठीक है। फिर एन insufficient amount of insulin from the pancreas lead to the diabetes, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको डायबिटीज हो सकती है। एड्रेनालाइन जो होता है अभी हम बात कर चुके हैं, ये जस्ट अबव द किडनी होता है, ठीक है।
और ये आपका एड्रेनालिन हार्मोन को रिलीज करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करता है, एज वेल एज एड्रेनालिन एंड्रोजन जो है उसको भी रिलीज करता है। यही आपको मैं बताती कि ये स्टेरॉइड हार्मोन आल्सो प्रोड्यूस इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स DHEA द एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोकर्सर की तरह ये एक तरह से वर्क करता है, इसको भी ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे एड्रेनालिन आपको है ही। ठीक है, ये फाइट एंड फ्लाइट मोड आपके बॉडी का एक्टिवेट करता है। ब्लड जैसे इस केस में ना आपका हार्ट रेट इंक्रीज रहेगी, ब्लड प्रेशर, आपने कोई फियरफुल थिंग देख लिया तो उस केस में जो आपकी बॉडी उसकी रिस्पॉन्स करती है उस केस में। ठीक है, और हेल्प करता है बेसिकली बॉडी को उस चीज़ से डील करने में। गोनाड्स क्या हो जाते हैं, और द गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, मेल के अंदर क्या हो जाएगा, टेस्टिस, और फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, फीमेल के अंदर ओवरीज हो जाएंगे आपका। ठीक है, सो फीमेल के अंदर आपको ओवरी देखने के लिए मिल जाएगा। फिर ठीक है, प्रोजेस्टेरोन होता है आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। प्रोजेस्टेरोन और पी प्रेगनेंसी दोनों सेम से, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके देन कंप्लीट होता है चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।